बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अलमज़ेब ख़ान, PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसन में मुखातिब हूँ वेट हेल्थ एंड सर्जिकल क्लिनिक चैनल की तरफ से। ये एक असील मुर्ग हीरा नस्ल की जो असील मुर्गी होती है, ये एक बंदा लेके आए हैं। वो मरी हुई है, कुछ और भी उनके जो थे वो मर गए, तो उनकी पोस्टमार्टम के लिए वो लेके आए हैं। कन्फर्म करना चाहते हैं कि मसला क्या है, क्यों मर रहे हैं। तो ये काफ़ी दूर से आए हुए हैं। ये नीचे पड़ी, आप लोगों को मैं दिखा भी दूँ। ये एक असील नस्ल की मुर्गी है। चूँकि ये लोग बड़े आजकल शौक़ से ये पालते रहते हैं, तो ये रात की मरी हुई है। तो अब ये रात को दफनाए ताकि सूख ना जाए, फिर सुबह निकल। अच्छा, तो ये थोड़ा सा अभी इनसे पूछ लेते हैं मालिक से क्या कहते हैं। ये कब से मरी है? ये कल रात को मरी है। 2-3 दिन पहले ये बार बार पानी पी रहा था, पानी का मसला था, बार बार पानी पीती थी, खाना पीना नहीं करता। इससे पहले भी एक मर गई। अच्छा, तो अक्सर जो हमारे असील जो शौकीन हैं वो इस चीज़ से नुकसान कर लेते हैं कि वो ग्रुपों में पोस्ट कर लेते हैं कि मेरी पट्टी है या पट्टा है वो बीमार है, उनको मैं क्या चीज़ खिला दूँ। तो उनके लिए कम से कम 15 जो लोग होते हैं, जो कोई उसमें उस्ताद होते हैं, उनका मैं गिला नहीं करता हूँ। उनको समझ होता है क्योंकि उनके सामने वो केसेस आए होते हैं, तो उनको तजर्बा होता है। सही। तो 15 में तकरीबन 13 लोग ऐसे होते हैं जो उनको इन चीज़ों का तजर्बा नहीं होता। 15 किस्म की चीज़ें बता देते हैं, तो वो हम जब लेते हैं, इनको देते हैं, तो अगर ये बीमार ही नहीं होती, उन दवाइयों की वजह से इनकी डेथ होती है। अच्छा, ये आप सुन रहे हैं, ये जितने लोग देख रहे हैं, ये जो मैं बार बार आप लोगों को ये वीडियो में मैं बताता हूँ, ये इसी वेट हेल्थ और सर्जिकल क्लिनिक चैनल पे बहुत से वीडियो मैंने चढ़ाए हुए, और भी मुख्तलिफ़ परिंदों, जानवरों, पेट्स के बारे में। तो यही मैं बार बार बता रहा हूँ। उनके आखिर, हर वीडियो के आखिर मैंने टिप्स दिए, उनका सलूशन दिया, उनके इलाज दिया है। लाजमी देखा करें और शेयर करें। तो ये आपने देख लिया कि ओनर से बार बार मैं कहता हूँ कि एक आप लोग अपनी तरफ से परिंदों को मेडिसिन ना दिया करें, अपनी तरफ से फार्मूले ना किया करें। ये बहुत नाजुक चीज़ होती है, बहुत नाजुक होते परिंदा। इसमें अगर आपने डोज़, उसकी जो बॉडी वेट के मुताबिक डोज़ बनती है, कंपनी बनाती है, तो उससे अगर आपने थोड़ा भी उसको बढ़ा दिया है तो वो टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला बन जाते हैं। जो दवाई आप उसकी सेहत के लिए देते हैं, उसकी बीमारी से बचने के लिए देते हैं, वही दवाई उसके लिए वबाल जान बन जाती है, जहरीला बन जाती है। क्योंकि एक मिकदार होती है, कंपनी जब दवाई बनाती है तो बॉडी वेट के मुताबिक बनाती है। अगर आप ये कंपनियां ना होती, बॉडी वेट के मुताबिक ये ना बनाते, तो फिर तो दवाई का कोई एक वो भी टारगेट नहीं होता कि कितना देना है, कितना नहीं देना है। तो ये जितने भी फार्मर हजरात लोग देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों की एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से अपने परिंदों के साथ, अपने जानवरों के साथ जुल्म ना किया करें। ये जितने वेटनरी डॉक्टर बने हुए हैं या जो डॉक्टर हैं, ये इसलिए है कि उनको पता है कि एक परिंदे को कितना मिकदार ये दवाई देनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग जो है ना ये ब्रोफीन देते हैं, कोई चम्मच एक परिंदे को पिलाते हैं, कोई 1 सीसी देते हैं, कोई 1.5 सीसी देते हैं, कितना कितना मतलब कि उनको देते हैं। इसका नुकसान क्या होता है कि ये ओवरडोज हो जाते हैं। ये दवाई उसकी मिकदार बॉडी वेट से बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाती है, उसका नुकसान क्या होता है कि इसकी जो कलेजी होती है वो डैमेज हो जाती है, वो ज़ख्मी हो जाती है। और कलेजी हर इंसान, जानवर, परिंदे में कलेजी एक ऐसा अज़ा है, जिस तरह एक गेट के ऊपर चौकीदार खड़ा होता है और हर चीज़ को रोकता है, इसी तरह कलेजी जो है ये भी एक जिस्म का एक ऐसा चौकीदार है जो हर जहरीली चीज़ को रोकता है, जिस्म की तरफ नहीं छोड़ता कि ये जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो जब वो कलेजी डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो बाद में वो परिंदे में तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बदहाज़मी होती है, कद छोटा हो जाता है, खुराक नहीं खाता, अंडे नहीं देता, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके मसाइल शुरू हो जाते, सांस का मसला शुरू हो जाता है, और सब बहुत से मसाइल शुरू हो जाते हैं। ये किस वजह से कि कलेजी ज़ख्मी हो जाती, अपना काम छोड़ देती है। फिर आप जो खुराक देते हैं वो उसी शक्ल में जहरीला हुआ जो भी हो, वो उसके जिस्म में फैल जाती है और वो मज़ीद बिगड़ जाती है। तो आपने इस मालिक से भी सुन लिया कि बहुत से लोग ग्रुपों में, ग्रुप बने हुए व्हाट्सएप के ग्रुप हैं,
फेसबुक के ग्रुप हैं, शौकीन हजरात जो है एक बंदा कहते हैं इस बीमारी का इलाज किया है। बेहतर यह है कि आप किसी वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाए, किसी जो है क्वालिफाइड बंदे के पास लेके जाए, तो वो अपने तरफ से सारे फार्मूले बता देते कि ये दे दे, ये दे दे। एक्सपीरियंस कोई नहीं होता, वो नया नया बंदा होता है, वो अपनी तरफ से जो है ना वो कभी किस किस खुराक खिलाता है, कभी किसका नुस्खा उस पर देता है, कभी किसका देता है। आखिर में वो परिंदे का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़अत होता है, वो इम्यून सिस्टम उसका डाउन हो जाता है। और जब भी परिंदे के इम्यून सिस्टम या जानवर के इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो जिस्म के अंदर जो फ़ायदेमंद जरासीम है जो हाजमा वगैरह करते हैं वही आपका दुश्मन बन जाते हैं और आपके ऊपर परिंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर कोई सांस का मसला है, कोई कहाँ का है, कोई दस्त, कोई किस चीज़ का मसला है, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल उसमें आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो मालिक जो एक नुस्खे के तौर पे वो फ़ायदे के लिए देता था, वो मालिक फिर बाद में दवाइयाँ देते उसको ठीक करने के लिए देते। ये कुछ और कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब के पास मैं एक बड़ा असील मुर्गा ले आया हूँ, तो डॉक्टर साहब ने जो वैक्सीन थे उनका टाइमिंग बताया था कि 3 से 5 दिन दवाई की ट्रीटमेंट, तो 3 से 5 दिन तक बताया था। और जो मछली की गोली थी वो उसने 20 दिन बताई थी। जब मैंने वो किया है 5 दिन तक तो मुर्गा सेट हो गया। मैंने कहा डॉक्टर की बात तो फ़र्ज नहीं है, बस अभी अपना वो कर दे। मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा मुर्गा सेट हो गया, बाकी अभी छोड़ देना है। तो एक दिन गुजरा, दूसरे दिन फिर वही पोजीशन थी। फिर मैंने उसी डॉक्टर की बात पर या इत्तेफाक किया, फिर मैंने वही गोली शुरू की। तो यही बात, ये जो कुछ दिन पहले लेके आया था ट्रीटमेंट मैंने बता दी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कुछ एंटीबायोटिक वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक होते हैं टाइम बीइंग के लिए, जो एक बीमारी होती है उसको ख़त्म करने के लिए, जरासीम को। ज़्यादा लंबी देर तक आप एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं ना, इससे इनका क़ुव्वत मुदाफ़अत इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है और वो जो है ना फिर थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ये बीमार हो जाते हैं, थोड़ा ठंडा पानी दे बीमार हो जाता है, खुराक चेंज कर दिया बीमार हो जाता है। यानी उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि थोड़ा सा भी तब्दीली किसी चीज़ में आती है ना तो ये बीमार हो जाता है। तो इसलिए फिर उसको मैंने कुछ और चीज़ें साथ बताई थी कि आपने साथ साथ ये थोड़े से 20-25 दिन तक चलानी है, इतनी जल्दी नहीं रोकनी है। और जो एंटीबायोटिक वगैरह है उनको 5 दिन तक करने। तो ये कह रहा है कि वो रिकवर हो गया, सेट हो गया। अब इसके जहन में था कि बस ठीक है सेट हो गया, मज़ीद ये चीज़ें क्यों देनी है। जो ही इसने रोक दी 1-2 दिन के बाद दोबारा उसी कंडीशन में आ गया, क्योंकि मकसद मेरा ये था कि वो एक चीज़ ने तो एक चीज़ को कंट्रोल कर दी, जो बैक्टीरिया जो जरासीम थे वो तो मार दिए। अब जो उनके साथ जहाँ पे गले में एक एपिथेलियल सेल्स या जो सफ़ेद खुली होते हैं वो निकल गए या ज़ख्मी हुए हैं, उनके लिए फिर ये बाकी दवाइयाँ हैं, मल्टीविटामिन है, ताकत की और चीज़ें हैं जो उनकी हीलिंग करते हैं, उनको ठीक करते हैं। या आदमी कमज़ोर होते हैं, परिंदा कमज़ोर होते हैं तो ताकत की दवाई से वो इस तरह से अपनी पोजीशन पर आता है, इम्यून सिस्टम पे बढ़ता जाता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक का तो मैंने 3-4 दिन तक कहा था, तो बाकी भी इसने फिर बंद कर दिया। तो परिंदा दोबारा जो है ना अपनी पोजीशन पे दोबारा बीमार हो गया और उस पर आ गया। तो ये गलती उसने मान ली कि फिर मैंने जो है ना वो दोबारा जब वो बंद किया तो परिंदा वही कंडीशन में आ गया। तो फिर इस तरह मतलब लोग होते हैं जो ये करते हैं। तो ये एक वो लेके आए हैं, इसके जो है ना हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि असल में ये इनका मसला क्या है। एक पोस्टमार्टम का तरीका भी ये है कि आपने जो है ना ये दोनों जगहों पे ये कट दे दिया, यहाँ पे कट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे ये चेस्ट का यहाँ तक जो बोन आता है इसमें भी हम ये कट दे दिया हमने, ठीक है, वहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। ये चमड़े को हम सीधा हटा देते हैं, दोनों पाँव को आपने वो कर दिया, पोजीशन इनकी बिल्कुल ये क्लियर हो गई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, पूरा जोड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने यहाँ से काट देना है, ठीक है, यहाँ से ये दिल है, ये फेफड़े हैं, इसको एयर सेक्स कहते हैं, ये एयर सेक्स।
यहाँ से काट दे के ये प्रोवेंटिकुलस का जो पोर्शन यहाँ पे अटैच हुआ होता है, इसको हम यहाँ से काट देते हैं। फिर आपने इसको निकालना है। ये किडनी है, ये भी किडनी है, ठीक है। ये किडनी है, ठीक है। ये भी कुछ ना कुछ स्वोलन है। यहाँ पे है बरसा जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है क़ुव्वत मुदाफ़ा के तौर पे। और ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ, ये वाइटिश म्यूकाइड डायरिया है इस परिंदे का, वाइटिश म्यूकाइड डायरिया। ये बरसा है। ये देखो यहाँ पे हेमोरेजिस है, ये ज़ख़म बने हुए हैं, सुर्ख है मुकम्मल। ये बरसा जो ये बी लिम्फोसाइट को पैदा करते हैं। बी लिम्फोसाइट जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, ठीक है। इसमें भी जो गम्बोरे की वैक्सीन हम लगाते हैं, तो एक गम्बोरे की वो है, तो इसमें बरसा है जो सबसे पहले, जिसको बवासीर भी कह सकते हैं परिंदों में, यहाँ पर अटैक होती है इनमें। तो बाकी इनकी ये परिंदे के ये प्रोवेंटिकुलस है। हाँ, अब ये देख मेन जो चीज़ निकल आई, ये रानीखेत में ये जो ग्लैंडुलस प्रोवेंटिकुलस पोर्शन होता है, ये मुख्तलिफ उसमें ये देखो, इसमें ये पीप निकल रहा है। ये देखो ग्लैंड से ये प्रेस करती, ये देख, ये सारा, ये देखो पीप प्रेस करते हैं तो इससे ये पीप निकल रहा है सारा। और ये हेमोरेजिस देख लें, ये ज़ख़म देख लें, ये देख लें, ये देखो, ये प्रेस करते हैं तो वहाँ से वाइटिश डिस्चार्ज निकलता है। ये सारे ये ज़ख़म, ये मुकम्मल जो नहीं है, ये प्रोवेंटिकुलस की एक गिज़र्ड में एक प्रोमिनेंट जो है ना एनडी का जो है ना एक क्लिनिक पोस्टमार्टम लीजन है, जो इसमें मोस्टली ये होता है। दूसरा इसमें एक मिनट, ये भी देखिए यहाँ पे, चूँकि आप इनको थोड़ा सा इनसे ये चेक करते, ये लीवर है, कलेजी है, ये डिस्कलरेशन देखो, ये अरकान जिसको कहते हैं, ये देखो ये येलो डिस्कलरेशन हुई है जिसको हेपेटाइटिस। और ये देखो इतनी सॉफ्ट है, हल्का सी ये लगती है। ये देखो ये कलर, ये उसका एक नॉर्मल कलर है। ये साइडों पे ये हल्का से एक नॉर्मल कलर आता है, ये नॉर्मल कलर में आ जाते हैं, ठीक है। ये हल्का जहाँ पे ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल ये देखो येलो हुई है मुकम्मल। ये देखो येलो डिस्कलरेशन है, इसमें भी ये येलो डिस्कलरेशन है, ये कलेजी। और ये देखो इतनी सॉफ्ट हुई है, ये देख, ये देख इनके अंदर मुकम्मल जहाँ पे मेन फंक्शन था वो सारा ये देखो येलो हुई है। ये सारे येलो है, हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं
ये मुकम्मल ये वहाँ हुई है। तो ये एक जो कलेजी मैं बता रहा हूँ, ये एक चौकीदार का काम करते हैं। ये मेन अंदाम है एक परिंदे, एक इंसान और एक जानवर के अंदर, जो इस परिंदे को मुकम्मल जो जहरीले मवाद है उनसे बचाते हैं। और जितने भी ये लोग हैं जो अपनी तरफ से फार्मूले अप्लाई करते हैं, वो इतनी चीज़ें खिला के उल्टे सीधे इधर उधर लोग बता देते हैं, जिनकी वजह से कलेजी वगैरह जो है अपना काम छोड़ देते हैं। ये देखो ये सारी ये डैमेज हुई है, ये मुकम्मल जो है ना ये उसमें है गल ब्लेडर, ये बड़ा हुआ है, ये भूख की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, इसको गल ब्लेडर कहते हैं। ये अब ये आ जाते हैं इंटेस्टाइन पे। ठीक है, इंटेस्टाइन को चेक करते हैं। आंतड़ियाँ, अब ये देख, ये अंतड़ियाँ मुकम्मल जो है ना, ये ग्रीनिश कलर का, ये इतने पतली पतली हुई है। ये वाल देखे मुकम्मल डैमेज है, ज़ख्मी है, पतले, इसलिए तो इसमें खुराक जज़ब नहीं हो रहा। अंतड़ियाँ बिल्कुल जो है ना ख़त्म हुई है, ये मुकम्मल। कीड़े भी ये सारा पीप है, ये अंतड़ियों में ग्रीनिश कलर जो है ना मिक्स पीप है। ये देखो, ये मुकम्मल ये सफ़ेद सफ़ेद इसमें ये पीप बना हुआ है। जो अंतड़ियाँ हैं मुकम्मल ज़ख्मी हुई है, जिनमें पीप बना हुआ, इसलिए ये खुराक भी हज़म नहीं कर रही और जो इसमें मसाइल आ रहे हैं। तो ये एक हो गया। अब ये बाकी भी चेक कर लेते हैं। कीड़े भी है इसमें एक कीड़े भी कुछ छोटे छोटे स्मॉल जो है ना उसके ये देख, ये कुछ कीड़े भी इसमें हैं। इसमें ये देखिए, ये छोटे छोटे उनके कीड़ों के स्मॉल जो है ना टुकड़े भी हैं। ये इंटेस्टाइन का पोर्शन है, इसको ये देख, इसमें भी ये कीड़े देख, ये सफ़ेद, ये देखो मूवमेंट कर रही है, ये देखो ये मूवमेंट हो रहा है। ये छोटे छोटे कीड़े देख लें। ये भी है, ये तो ये अच्छा, अब ये देखिए, ये इंटेस्टाइन को देखिए, ज़ख़म देखिए, ये मेसेंटेरिक लिम्फ नोड है। ये भी एनडी में न्यूकासल डिजीज़ में सबसे प्रोमिनेंट ये होती है। ये मेसेंटेरिक लिम्फ नोड है, जो इसके ऊपर ये हेमोरेजिस होते हैं।
ये देख लें, ये ज़ख़म बने हुए हैं इसमें, ये देख लें, ये देख, ये ज़ख़म देख अंदर की तरफ, ये सारे अंदर की ज़ख़म बने हुए हैं इसमें। अब एक को मैं काट देता हूँ। ये एक मेजेंटरी, ये देखो ज़ख़म जो मैं मेजेंटेरिक लिम्फ नोड बता रहा था आप लोगों को, ये ज़ख़म देख इंटेस्टाइन में, ये वाले, ये देख, ये प्राइमेंट, ये मुकम्मल हेमोरेजिस है उसके अंदर, ये बाकी उस पोर्शन पे नहीं है। तो ये आपको मैं ठीक है, आपने सारा ये देख लिया है कि मुकम्मल जो इसके आर्गन वगैरह है। अब आगे देखते हैं इसके चेस्ट देखते हैं। चेस्ट के ऊपर कोई ख़ास सिन नहीं है, इसके इधर भी देख लेते हैं, पाँव पे भी ठीक है। इसमें कुछ कैल्शियम की कभी कभी कमी आ जाती है की वजह से भी एक होती है कैल्शियम की कमी। तो अब आगे ये चेस्ट देख लें, ये मुकम्मल हाइपॉक्सिया, इसको कहते हैं साइनोसिस, मुकम्मल साइनोटिक है। ये देख, इनके साथ चूँकि रानी के जो एंडी है उसमें आपको मैंने एक तो बता दिया गेजर्ट पोस्टमार्टम लीजन जिस पे हेमोरेजिस थे, दूसरा मेजेंटेरिक लिम्फ नोड इंटेस्टाइन में जो ज़ख़म बने हुए थे वो भी दिखा दिया आपको। वो डाइजेस्टिव वो था उसका, क्योंकि उसमें 3 फार्म होते हैं। रानी केत में कितने फार्म होते हैं? एंडी में 3 फार्म होते हैं। एक होता है डाइजेस्टिव फार्म, एक होता है रिस्पायरेटिव फार्म, और एक होता है नर्वस फार्म। नर्वस वो जो बाद में सर नीचे की तरफ इधर उधर और जो है ना चक्री जिसको कहते हैं, ठीक है। अब जो डाइजेस्टिव फार्म का मैंने बता दिया कि जो गिजर्ड में उसमें हेमोरेजिस आपने देख लिए प्रोवेंटिकल उसमें, और साथ साथ आपने जो ना मेजेंटेरिक लिम्फ नोड में ज़ख़म देख लिए। अब रिस्पायरेटिव फार्म पे आते हैं। ये रिस्पायरेटिव फार्म में आप देख लें, इसमें ये बलगम देख लें, ये देखो, ये सारा ये म्यूकस पड़ा है सारा, ये मुकम्मल म्यूकस ही है। ये म्यूकस, ये सारा म्यूकस पड़ा ये ट्रेकिया है। ये ट्रेकिया, ये वाइट केजियस मटेरियल। अब ये ट्रेकिया को मैं दिखाता हूँ, इतना ज़ख्मी है। ये केजियस मटेरियल इसके ऊपर आ चुका है। ये ज़ख़म देख, ये ऊपर केजियस मटेरियल है जिसको आप पुराना टिश्यू या गंद वगैरह या इसको पीप वगैरह उस पर जमा हुआ था,
ये सांस की नली में ये आ जाता है। ये सांस की नली है, ये देख, ये ज़ख़म देखे इसमें, ये इसमें एक जो पोस्टमार्टम लीजन है जिसको रेस्पिरेटरी फार्म में आ जाते हैं। एक और बीमारी ILT, उसमें पूरी जो है ना, ये पूरी जो है ना यहाँ तक ये सारी ज़ख्मी होती है। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल इस एरिया में है। ये आप ये नज़र आ रहा है सारी ये, ठीक है। तो वो सांस की नाली आ रही है, ये वो दिल है, दिल में भी ये देख, ये खून जम गया, ये दिल है, दिल में खून जमा हुआ, ये देख, इसको मैं काट देता हूँ। ये खून सारा जमा हुआ है, ये मुकम्मल उसमें खून। ये एयर सेकुलाइटिस, ये एयर सेक्स है, ये इसको एयर सेकुलाइटिस कहते हैं। ये सारे अभी मौजूद है, चूँकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ ये पी पा रहा है। ये देखो, ये लंग्स है, ये वाइटिश, ये पानी की तरह इसमें ये पानी आ रहा है। ये लंग्स है, लंग्स इस तरह नहीं होना चाहिए, लंग्स बिल्कुल नॉर्मल टाइप की होनी चाहिए, जिस तरह इसमें थोड़ा बहुत ये है। ये देखिए, इसको मैं प्रेस करता हूँ, इससे नहीं आ रहा पानी, इससे पानी नहीं आ रहा। ये देख, इसको मैं दबाता हूँ, इससे पानी आ रहा है। ये पानी देख, ये सारी पानी आ रहा है। ये तो ये लंग्स है, ये भी लंग्स हैं। ये इस साइड जो है ना, ये भी फेफड़े, लंग्स, ये दोनों साइड भी ये देखो, ये भी डैमेज हुई है मुकम्मल, ये भी ख़राब है। चूँकि यहाँ पे उसको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रिस्पिरेटरी साइंस है, तो उसमें चेस्ट भी, सीना जो है, चेस्ट फेफड़े वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये देखो, जगह जगह पे ये पानी आ रहा है, ये डैमेज हुई है, ये सारा ख़राब हुआ है, ठीक है। तो और अभी इसने चूँकि वाइटिश म्यूकार्ड डायरिया था, लेकिन यहाँ पे आप देख ले कि ग्रीनिश कलर जो है ना, इसमें सब्ज़ा भी है, ग्रीनिश टाइप है, ठीक है। तो ये तो बहरहाल आपको ये मैंने मुकम्मल पोस्टमार्टम एक बर्ड्स का भी दिखा दिया, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल आई है, जो मेन एक बीमारी है जिससे इसकी अमवात हुई है, पोस्टमार्टम रिटर्न से भी ये कन्फर्म हो गया कि ये परिंदा, जो इसके परिंदे मर रहे हैं, ये रानी खेत जिसको एंडी कहते हैं, न्यूकासल डिजीज़ कहते हैं, उसकी वजह से ये मर रहे हैं। तो इसमें जो है ना मसला क्या होता है कि इसका एक पहले परिंदा भी 1 या 2 मर चुके हैं, वो परिंदे इसने इनसे अलग नहीं किए हैं। ये एक वायरल बीमारी है सॉरी, तो ये एक वायरल बीमारी है, तो ये एक परिंदे से दूसरे में बहुत स्पीड से फैलती है। अगर आपके फार्म में एक परिंदा हो, रात को एक हो, सुबह उठेंगे तो 15-20 परिंदे और भी इसी तरह बीमार हो चुके होंगे, क्योंकि इसके नज़ला जो फेंकता है उससे भी गंद आता है, उसमें भी वायरस होता है, और जब ये बड़ा पेशाब या बीट देते हैं उसमें भी ये वायरस आता है। ये दोनों रास्तों से, चूँकि वो परिंदे बाकी जो हेल्दी होते हैं वो जाके बाकी इनको खा जाते हैं। जब वो खाते तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इस तरह जो है ना ये स्प्रेड होती है, और पूरे फ्लाक में, पूरे फार्म में स्प्रेड हो जाती है। तो अगर आपने इसको बर वक्त कंट्रोल नहीं किया, तो इसमें आपने जो
काम करना है, जो ट्रीटमेंट करना है, जो इलाज करना है, जो आपने बचाना है इन परिंदों को या अपने फार्म को, तो उसमें आपने इस चीज़ को ज़्यादातर ख्याल करना है कि इसमें पहले जो है ना आपने उस परिंदे वहाँ से हटाने हैं, अलग रखने हैं, सेहतमंद को अलग रखने हैं। जो बीमार है उसको आप मुंह से देते हैं या उनकी डोज या ट्रीटमेंट आपने जारी करना है। जो सेहतमंद है उस एरिया में आपने स्प्रे करनी है। वो आप फार्मलिन की स्प्रे कर दें, 1:12 के हिसाब से आप करते हैं या फिनोल की करते हैं, ठीक है। वहाँ आपने एंटीसेप्टिक या इसी तरह आपने डिसइंफेक्टेंट की स्प्रे करनी है। 3-4 घंटे तक वहाँ पे चूज़ा नहीं लेके आना, उसके बाद जो है ना फिर लेके आना है, फिर दूसरा साइड पे स्प्रे कर ले। इस तरह आपने 2-3 दिन तक ये जारी रखना है। सफ़ेद चूना थोड़ा बहुत वहाँ पे डाल दें, चूज़ों को एक साइड पे कर दें, ठीक है। इसके बाद जो दवाई देंगे, सबसे पहले आप सेहतमंद को थोड़ा कुछ दिन तक इलाज करेंगे, उनको भी साथ दवाई देंगे कुछ नॉर्मल डोज। उसके बाद जो है ना बीमारों को देंगे। तो इस तरह जो है ना आप इनको प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं। वैक्सीन इनकी लाजमी है, लेकिन जब इसके ऊपर हमला हो जाए तो उस टाइम वैक्सीन नहीं करना है। ऑलरेडी वायरस उसमें होता है, ऊपर से आप जब दूसरे वैक्सीन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मज़ीद उसमें वायरस इंटर करते हैं, तो उससे इसके ऊपर एक किस्म का बोझ आ जाएगा और ये स्ट्रेस में आ जाएंगे और उस स्ट्रेस से भी ये परिंदे मज़ीद मरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर जो है ना आपने क्या करना है, आपने वैक्सीनेशन नहीं करना, डायरेक्ट आपने ट्रीटमेंट करनी है। आप एंटीबायोटिक, उसके लिए बेस्ट एंटीबायोटिक कोई जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं, उसमें जो है ना आप टाइजेंट इंजेक्शन है वो आप दे सकते हैं। अगर 1-2 है तो उसको जो है ना आपने उन परिंदों को जो थोड़ी बीमार है उनको कम से कम 3+3 कतरे कम से कम 5 दिन तक आपने कंटिन्यू रखना है। अगर आपका फार्म है ज़्यादा है तो आप CNC के नाम से आ रहे पाउडर है, ठीक है, नवान लैब का है CNC 200, तो एक चाय की चम्मच जो है ना वो आपने 5 लीटर के हिसाब से आपने देना है, वो भी 3 दिन तक कंटिन्यूसली आपने देना है। साथ चूँकि आप इसमें टेम्परेचर भी होता है, तो टेम्परेचर के लिए जो है ना आप इनमें ब्रूफीन दे सकते हैं, लेकिन ब्रूफीन जो है ना आपने 2+2 कतरे देनी है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा देंगे तो इसमें वही कलेजी इसकी डैमेज हो सकती है। आपने इनके साथ चूँकि नर्व्स अटैक और वो भी मसला होता है, उनमें भी फिर आपने नैरो बयान की गोलियाँ जो हैं उनकी 1/3 हिस्सा, जो परिंदे अगर कम परिंदे हैं तो आपने 1/3 हिस्सा ये डेली देना है और कम से कम ये आपने 15-20 दिन तक इनको देनी है। अगर वो फार्म है तो फार्म में विटा गोल्ड सुपर है या जो है ना विटा गोल्ड है वो देते, वो एक चाय की चम्मच जो है ना आप 4 लीटर के हिसाब से या 3 लीटर के हिसाब से आपने देना है और पूरे फ्लाक को कम से कम ये जारी रखना है। 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली ये देना है, फिर सादा पानी फिर देना है। तो इस तरह आपने करना है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो इसकी डिसइंफेक्टेंट की स्प्रे है। वायरस नीचे पड़ा हुआ है और कई दिनों तक उस जो बीमार परिंदा है उसकी जो बीट होता है, बड़ा पखाना होता है, उसमें भी आता है, नज़ले में भी आता है, तो ये उससे कंटिन्यूसली आता है। जब वो बीमार परिंदा उस फार्म में होता है तो कई हफ्तों तक वो जरासीम जो होता है वो अटैक के चांसेस होते हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एक रानी कहती एक परिंदा मर गया, तो जब आपका वो मर गया हटा दिया, महीने बाद अगर आप मज़ीद और परिंदे लेके आते हैं और उसी जगह पे रखते हैं, वो जरासीम वो वायरस वहाँ एरिया में मौजूद होता है और वो उस चूज़े के ऊपर फिर वही जो उसका एक ख़ास टाइम होता है उस पर अटैक करते हैं। तो हमेशा वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट की स्प्रे किया करें ताकि वहाँ के अगर जरासीम है जो दीवारों में छोटे छोटे सुराख होते हैं वहाँ स्प्रे करें, हर जगह पे मुकम्मल स्प्रे करें। सारा जो गंद नीचे बिछाया होता है उसको कंप्लीट निकाले, वाइट वॉश करें, वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट जो चूना होता है या सफ़ेद चूना वो डाला करें। इससे वायरस फिर कुछ ना कुछ वो हद तक वो ख़त्म हो जाता है। अगर ये नहीं किया, वही जब नया चूज़ा लेके आएंगे तो वही जरासीम अपने मौके के टाइम पे वायरस वो दोबारा उस पर अटैक कर देंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ख्याल करें। ये इस चैनल के ऊपर इसी तरह मैंने मज़ीद बहुत से मालूमाती वीडियो दी हुई है मुख्तलिफ़ जानवरों, मुख्तलिफ़ परिंदों, पेट्स के बारे में, और आखिर में इनके यही इलाज वगैरह में दिए हुए हैं। इसको लाजमी आप लोग देखा भी करें और अपने जो आपके यार दोस्त होते हैं, जो शौकीन हजरात होते हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इस में शामिल हो जाए और वो भी थोड़ा बहुत फ़ायदा ले सके। क्योंकि अगर किसी के एक परिंदा है 20-25 हज़ार 30 हज़ार लाख का एक परिंदा एक जानवर है वो है, अगर वो इससे बच सकता है और बर वक्त वो इलाज करें
तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो नुकसान से बच जाएगा। थैंक यू।